हेलो फ्रेंड्स। आज एक इंटरेस्टिंग टीडीएल की बात करने जा रहे हैं। वो है ब्रांच वाइज अकाउंटिंग। टैली के अंदर ब्रांच वाइज अकाउंटिंग को मेंटेन करना काफी टफ हो जाता है। जैसे मान लो आपके एक ब्रांच दिल्ली में है, एक अहमदाबाद में है और एक मुंबई में है। अलग अलग इस लोकेशंस पे आपकी ब्रांच है और आपकी अकाउंटिंग को आपको एक ही फर्म में करना है, तो उसके लिए आपको ब्रांच वाइज अकाउंटिंग का टीडीएल जो हमने बनाया है वो यूज करना होगा। ये जो ब्रांच वाइज अकाउंटिंग है वो कॉस्ट सेंटर में ब्रांच को मेंशन करना है। कॉस्ट सेंटर में आप जो ब्रांच को मेंशन करोगे उसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, लेजर वाउचर्स, आउटस्टैंडिंग, सब कुछ आपका इसमें ब्रांच वाइज मेंटेन हो जाएगा, जो कि कॉस्ट सेंटर के रूप में हमें मेंटेन करना है। तो हमने टीडीएल को लोड कर दिया। टीडीएल को लोड करने के बाद में आपके पास में एक ऑप्शन आता है एड ऑन फीचर में, मेंटेन अकाउंट स्टेट वाइज। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है। उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ कॉस्ट सेंटर बनाए हैं। यहाँ पे मैंने ब्रांच की जगह स्टेट के नाम की बजाय मैंने P1 P2 इस तरह से ले रहा, जैसे मैं P1 ब्रांच, P2 ब्रांच, P3 P4 P5 P6 इस तरह से मैंने ब्रांच बनाई है। कुछ को मैंने कैटेगरी में रखा है, कॉस्ट कैटेगरी भी बना दी है। तो कॉस्ट कैटेगरी भी अगर आप मेंटेन करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही चीजें मेंटेन की है, कॉस्ट कैटेगरी भी डाल दी और ब्रांच भी डाल दी। तो यहाँ पे मैंने ये सिस्टम सेट कर दिया। अब हम आते हैं अकाउंटिंग के ऊपर। तो सबसे पहला सिनेरियो ये होता है कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग फर्म है, तो एग्जिस्टिंग फर्म के केस के अंदर आपको, अगर जो भी आपकी ब्रांच लेजर्स है उसके अंदर आपको सारे, अगर ब्रांच वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करो तो सारे लेजर्स के अंदर आपको कॉस्ट सेंटर को इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपडेट कॉस्ट सेंटर इन लेजर मास्टर में जाना है और ये सारे बिलों को सेलेक्ट करके इनेबल कॉस्ट सेंटर्स कर देना है। ये सारे के सारे कॉस्ट सेंटर इनेबल हो जाएंगे सारे लेजर्स के अंदर। जिसमें भी डिसेबल होगा तो भी इनेबल हो जाएगा। ये करना आपको जरूरी है, तभी आपके बराबर मेंटेन होगा। इसके साथ में अगर आपकी कोई बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट या किसी पार्टी के या किसी भी बैलेंस शीट की लेजर्स में आपके ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है तो उनको भी ब्रांच वाइज सेटअप करना होगा। हम मैंने यहाँ पे दो लेजर्स है। एक तो एबीसी कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर मेरा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए का डाला हुआ है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का बैलेंस जो है मैंने तीनों ब्रांचों में कितना कितना है वो मेंशन कर दिया है। इसी तरह से मेरी एबीसीडी पार्टी एक है, उस वो डेप्टर्स है, उसके अंदर 1 लाख रुपए का बैलेंस है। और ये मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ बिल टू बिल मेंटेन करने का। तो यहाँ पे बिल टू बिल के अंदर मैंने यहाँ पे बिल नंबर डाल दिया और उसका यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो है या ब्रांच है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस टीडीएल को लगाने के बाद में आपके बिल वाइज आउटस्टैंडिंग मेंटेन करते समय भी आपको कॉस्ट सेंटर मेंशन करने का ऑप्शन आ जाता है। ये ओपनिंग में फर्स्ट टाइम ही आपको ये यहाँ पे ब्रांच डालना है। जब आप फर्स्ट टाइम टीडीएल लगाते हो उसके बाद में आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ये टीडीएल लगा दिया तो कंपनी स्प्लिट करने के बाद में भी जितने भी नए बिल बनेंगे उनके सारे के सारे बैलेंसेस जो है आउटस्टैंडिंग के, उनके अंदर कॉस्ट सेंटर या ब्रांच ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इनको मेंशन कर दिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिल टू बिल मेंटेन करने के बाद में भी आपको यहाँ पे एक और स्क्रीन आएगी जिसमें सेपरेटली आपको अलग से बैलेंस मेंशन करना पड़ेगा, जो कि आपका P1 P2 P3 का टोटल बैलेंस कितना है किस किस ब्रांच में वो दिखाना है। क्योंकि बिल वाइज आउटस्टैंडिंग केवल आउटस्टैंडिंग के लिए काम आएगी, जो बिल के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। लेकिन ये जो ब्रांच की बैलेंस की इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब जगह काम आएगी। ये वन टाइम सेटअप है, इसके बाद में बार बार आपको ये सेटअप करने की जरूरत नहीं होती है। ये आपको एक बार डालना पड़ेगा जब अगर आपने फर्स्ट टाइम आपने ये पीरियड लगाया है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंसेस को डालने के लिए आपको ये सारा फिगर डालना है। उसके बाद में जब भी आप कंपनी स्प्लिट करेंगे या आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे बैलेंस, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज मैंने कर ली। अब हम ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लिया। मान लो अगर आपके परचेज और सेल्स के बिल चढ़े हुए हैं, एंट्री की हुई है और उसके अंदर ब्रांच को मेंशन नहीं किया हुआ है, या जितने भी ट्रांजेक्शन है, ये तो मैंने ओपनिंग बिलों के अंदर है, मान लो कोई ट्रांजेक्शन की है उसमें भी अगर ब्रांच मेंशन नहीं की हुई है, तो वो भी हमें एक एक एंट्री में जाके ब्रांच मेंशन करनी होगी। आप मल्टीपल वाउचर्स को सेलेक्ट करके भी ब्रांच को मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो यहाँ पे कुछ एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ मैं सेल्स की एंट्री करता हूँ। ये एबीसीडी पार्टी को मैं सेल्स की एंट्री करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं ब्रांच कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ये यहाँ पे मैं एक सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो ब्रांच आ चुका है, चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर ब्रांच दे देता हूँ। या मैं इस टीडीएल को पहले डिसेबल कर लेता हूँ। इस टीडीएल को डिसेबल करके मैं आपके 3 सेल्स के बिल और 3 परचेस के बिल बना देता हूँ, ताकि आपके कंफर्मेशन के लिए ठीक रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि उस कंडीशन में क्या करना है।
इस टीडीएल को मैंने डिसेबल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले परचेस की एंट्री कर लेता हूँ। परचेस के लिए मेरी एक्सवाई ये बिल नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया, ये XYZ पार्टी। अभी यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर जो है कुछ भी नहीं डालता हूँ। ये मैंने एक एंट्री कर दी है। इसी तरह से मैं दूसरी एंट्री करता हूँ, इसी पार्टी से कर लेते हैं। इसी तरह से एक तीसरी एंट्री और कर लेते हैं। ये मैंने 3 एंट्री यहाँ पे दिखा दी है, ये 3 एंट्री विदाउट कॉस्ट सेंटर है। इसी तरह से मैं सेल्स की एंट्री पास कर लेता हूँ। सेल्स की एंट्री में मान लो मैं सेल्स के लेजर को एक बार कॉस्ट सेंटर से डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सेल्स की एंट्री भी ऐसे ही दिखानी है जैसे मैंने कॉस्ट सेंटर मेंटेन ही नहीं किया है, ताकि मैं आपको प्रॉपर वे में बता सकूँ। अभी सेल्स की एंट्री पे चलते हैं। ये कौन सी पार्टी, ABCD पार्टी में भी मैं कॉस्ट सेंटर को फिलहाल एक बार डिसेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये जो सारी एंट्री कर रहा हूँ विदाउट कॉस्ट सेंटर कर रहा हूँ। ये एक एंट्री हो गई। ये 2 एंट्री हो गई। और ये एक तीसरी एंट्री और कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी एंट्री कर दी है, लेकिन किसी में भी कॉस्ट सेंटर को मेंशन नहीं किया है। अब हमको क्या करना है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इस टीडीएल को वापस इनेबल कर देते हैं। ये टीडीएल मैंने इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वापस हमें सबसे पहले कॉस्ट सेंटर के अंदर जाना है, और ये सारे कॉस्ट सेंटर जिसमें इनेबल नहीं किया हुआ वहाँ पे सब में इनेबल कर देना है। अभी इनेबल करने के बाद में अगर आप देखोगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में रिसीवेबल के अंदर, तो देखो यहाँ अगर मैं इस ऑप्शन को यस करता हूँ तो देखो ओपनिंग बिल के अंदर तो रेफरेंस नंबर आ रहा है, लेकिन इन बिल्स के अंदर कॉस्ट सेंटर का नाम नहीं आ रहा है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का नाम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये मेंशन ही नहीं किया, एंट्री के अंदर शो ही नहीं किया है। इसी तरह से अगर पेबल्स के अंदर भी जाओगे, पेबल्स के अंदर कोई बिल ऐसा है नहीं ओपनिंग का, लेकिन यहाँ पे आपके कॉस्ट सेंटर खाली आ रहा है। अब कॉस्ट सेंटर को मेंशन करने के लिए अगर आप यहाँ पे भी जाके देखोगे तो कॉस्ट सेंटर आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये देखिए आपके यहाँ पे कॉस्ट सेंटर सारे खाली आ रहे हैं, तो कॉस्ट सेंटर आपको यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब हमें कॉस्ट सेंटर को अपडेट करना है। कॉस्ट सेंटर को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो मुझे इस ट्रांजेक्शन के अंदर कॉस्ट सेंटर P1 डालना है, जो भी है, मान लो ये 2 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसको मेरे को P1 में लिखना है ब्रांच में, तो अपडेट कॉस्ट सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ब्रांच डाल दी, और जैसे मैं ब्रांच करूंगा तो इनके कॉस्ट सेंटर P1 में आ गए। और मान लो ये वाला P3 में डालना है तो ये P3 में आ जाएगा। इसी तरह से सेल्स के मान लो ये दोनों वाउचर्स जो है इनको मैं P1 में ले लेता हूँ। इसी तरह से सेल्स का ये वाला वाउचर है, इसको मैं P3 में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने बताया कि कैसे कॉस्ट सेंटर को मैं वाउचर्स वाइज सेलेक्ट करके और एलोकेट कर सकता हूँ। एंट्री करते समय ध्यान ये रखना है कि आपका गोडाउन बराबर मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे गोडाउन जैसे ये P1 था तो P1 ही होना चाहिए। आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे गोडाउन आपको जो आपने कॉस्ट सेंटर लिया वही गोडाउन होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आपकी एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं हो। यहाँ पे जैसे ये वाली एंट्री है, इसके अंदर भी
गोडाउन जो है P1 ही होना चाहिए। ये मेरी एंट्री करते समय मैंने गोडाउन मेन लोकेशन रख लिया था, लेकिन आपको P1 रखना है। अब जैसे ये P3 है तो यहाँ पे मैं P3 रखूंगा, ताकि आपका स्टॉक भी बराबर मेंटेन हो जाए। तो जिस नाम से आपका कॉस्ट सेंटर है उसी नाम का गोडाउन ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी। जब आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके वो बन जाएगा। अभी ये मैं इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जब एंट्री की थी तब मेन लोकेशन सेट किया था, जबकि मुझे मेन लोकेशन की जगह जो भी आपकी लोकेशन है ब्रांच वाइज वो सेट करनी थी। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हमने कर दिया इसको। ये P3, तो इस तरह से अभी इनका गोडाउन भी मैंने एलोकेट कर दिया है। अब आप इनको देखोगे तो यहाँ पे हमने ये सब मेंशन कर दिया। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है अपडेट कॉस्ट सेंटर इन ऑल बिल्स। जो भी बिल्स है उसके अंदर हमने एंट्री के अंदर कॉस्ट सेंटर अपडेट कर दिया है, लेकिन बिल्स के अंदर अभी अपडेट करना बाकी है। तो उस फर्स्ट टाइम अगर आप टीडीएल लगाओगे तो उस कंडीशन में आपको ये सारे बिल अपडेट करने पड़ेंगे। इस पे आप जाइए, यहाँ पे ये सारे कॉस्ट सेंटर आ गए, बस कंट्रोल एंड दबा के एंटर कर दीजिए। और जैसे ही आप इसे यस करेंगे ऑटोमेटिकली सारे बिल्स के अंदर भी ये कॉस्ट सेंटर अपडेट हो जाएंगे। कॉस्ट सेंटर को अपडेट करने के बाद में आपको बार बार अब कॉस्ट सेंटर अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप नए बिल की एंट्री करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस कॉस्ट सेंटर की एंट्री हो जाएगी। जैसे मान लो मेरा परचेस वाउचर टाइप मैंने बना लिया P1 ब्रांच परचेज। अब यहाँ पे मैंने परचेज वाउचर टाइप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया P1 ब्रांच और गोडाउन पे P1 डाल दिया। तो अब मैं जब एंट्री करूंगा तो मुझे इसके अंदर जब भी मैं एंट्री सेलेक्ट करूंगा परचेज में जाके, तो मुझे अब यहाँ पे P1 ब्रांच की एंट्री करनी, तो मुझे अब ऑटोमेटिकली ब्रांच सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आ चुकी है। इसी तरह से देखो यहाँ पे भी ये गोडाउन ऑटोमेटिक आ चुका है, मुझे ये करने की अब जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। इसी तरह से सेल्स के लिए भी अगर आप वाउचर टाइप के अंदर ही ब्रांच और कॉस्ट सेंटर को मेंशन कर दोगे, ब्रांच और गोडाउन को मेंशन कर लोगे, तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम सेटअप के अंदर आपको दो स्टेप ध्यान में रखना है, तीन स्टेप ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपकी ओपनिंग पार्टी है, ओपनिंग बैलेंस है, अगर वो डाला हुआ है तो उसका ओपनिंग बैलेंस आपको मेंशन करना है। सेकंड, आपकी जितनी भी जो भी पार्टी है जिसकी बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। बिल टू बिल डिटेल्स है तो वो भी आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। उसके बाद में बिल, उसके बाद में अगर आपके एग्जिस्टिंग बिल बने हुए हैं या एग्जिस्टिंग जो भी एंट्री है उसके अंदर भी आपको कॉस्ट सेंटर या ब्रांच को एलोकेट करना है, तो आपको सेलेक्ट करके मल्टीपल बेसिस पे जो जिस ब्रांच की एंट्री है उस ब्रांच में आपको मेंशन करना है। आपको यहाँ पे अपडेट कॉस्ट सेंटर वाली डिटेल्स वाला ऑप्शन में जाके इसको अपडेट कर देना है। और उसके बाद में तीसरा स्टेप है, आपको बिल्स की डिटेल्स में रखिए, सारे बिल्स के अंदर भी कॉस्ट सेंटर को अपडेट करना है। यहाँ पे आपको एंटर एंटर प्रेस करना है या कंट्रोल एंड दबा के नीचे आके सीधे इस ऑप्शन को यस कर देना। तो ये तीन स्टेप करने के बाद में आपका एक बार पूरा का पूरा कॉस्ट सेंटर वाइज मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद में नई एंट्री आप कोई भी करोगे तो आपको कॉस्ट सेंटर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है या अलग अलग एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री करता हूँ वापस, इस पार्टी के अंदर मैंने वापस यहाँ पे P2 ले लिया। P2 के अंदर मैंने ये कंप्यूटर किया है। P2 में मैं P3 ले लेता हूँ क्योंकि P2 के अंदर तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। मैं यहाँ पे P3 ले लेता हूँ। P3 में मान लो मैं यहाँ पे P3 गोडाउन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 50 पीस बेचे। तो अब यहाँ पे जब मैं सेल्स की एंट्री करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एक बार गोडाउन मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ब्रांच भी आप आ चुकी है बिल टू बिल रेफरेंस के अंदर, तो आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ये अपना आप ही आ गई है। और जब आप नेक्स्ट टाइम इस कंपनी को स्प्लिट करोगे तो ये आपकी बिलों के अंदर जो एंट्री की हुई है और जो ये ब्रांच आपकी दी हुई वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। आपको बार बार जैसे फर्स्ट प्रोसेस में मैंने आपको बताया इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ मैंने आपके सामने ये एंट्री करके बता दी है। अब हम चलते हैं ब्रांच वाइज रिपोर्ट्स के अंदर। देखो ब्रांच वाइज रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर देखो ऑल आइटम्स का कर रखा है, तो यहाँ पे देखो पूरी की पूरी बैलेंस शीट सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे एक बटन दे रखा है शो कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ पे सारे कॉस्ट सेंटर की डिटेल्स नीचे आ जाएगी कि ये 1 लाख रुपए किस किस ब्रांच में कितना कितना है। P1 ब्रांच में 21,000 है, P2 में 29,000 है, P3 में 50,000 रुपए है। इसी तरह से अगर आप इसमें देखोगे तो इसका क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है। क्लोजिंग स्टॉक की पूरी डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, जब ब्रांच का फिल्टर लगाएंगे तो अपना बता देगा। P1 P2 और P3 के अंदर देखो यहाँ पे 49,000 29,000 16,000 के डेप्टर्स आ चुके हैं और ये क्रेडिटर्स क्या है तो 9,20,000 रुपए। तो देखो P1 और P3 के अंदर आए ये बैलेंस बता रहा है। अब हम बैलेंस ये प्रॉफिट टोटल बता रहा है। अब यहाँ पे मैं जैसे मान लो P1 को सेलेक्ट करता हूँ, तो P1 को सेलेक्ट करने पे P1 की बैलेंस शीट मेरे सामने आ चुकी है। P1 की बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या फिगर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये क्रेडिट फिगर आ रहा है तो माइनस में शो कर रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है 4,48,000 का आ रहा है। 21,000 रुपये इसका ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का, इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं था।
और ये 3 लाख रुपए का पार्टी का आ रहा है। अब यहाँ पे अगर इस पार्टी के बैलेंस, पार्टी के रिकॉर्ड में जाएंगे तो देखो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स बताएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना था और ट्रांजेक्शन कितना था और क्लोजिंग बैलेंस कितना था। जब हम कॉस्ट सेंटर को मेंटेन करते हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस आगे नहीं आते हैं और ना ही ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। अब अगर मुझे इसके लेजर स्टेटमेंट पे जाना है तो यहाँ पे मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो इसके सारे ट्रांजेक्शन शो कर देगा। तो यहाँ पे आपके सामने सारे पर्टिकुलर P1 ब्रांच का सारा स्टेटमेंट बता रहा है, P1 ब्रांच का ABCD का लेजर। इसी तरह से अगर आप किसी का भी देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे आप मान लो मैं P2 का करता हूँ तो ये P2 का बताएगा, P2 का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है जो बता रहा है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। P3 ब्रांच की बैलेंस शीट ली तो देखो इसके अंदर प्रॉफिट चेंज हो गया है, ट्रांजेक्शन सारे चेंज हो गए, फिगर सारे चेंज हो गए। तो इस तरह से आपके सामने फिगर आ गया। अब अगर मान लो आपको बैलेंस शीट को कॉलमनर फॉर्मेट में देखना है तो आप कॉलमनर फॉर्मेट वाला ऑप्शन को यस करो, तो आपके सामने सारी P1 P2 P3 सारी ब्रांच आ गई है। अब देखो ये सारी ब्रांचों का पूरा रिकॉर्ड आ गया है। यहाँ पे P1 का 21,000 का बैलेंस था कैपिटल का, यहाँ पे 29,000 का, यहाँ 50,000 का। इसी तरह से वापस नीचे जाके देखोगे तो क्रेडिटर्स यहाँ पे 3 लाख का है, यहाँ पे 6,20,000 का है। और नीचे फिर प्रॉफिट अगर देखोगे तो यहाँ पे 64,400 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है और यहाँ पे 78,200 रुपए का आता है। इसी तरह से एसेट्स की भी साइड में देखोगे तो आपको पूरा फिगर एग्जैक्ट बताएगा, बराबर जितना होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाते हैं तो वहां पे भी वही सिचुएशन है। फर्स्टली अगर हम देखें तो ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। आप शो कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो पूरा कॉस्ट सेंटर बता दिया कि कौन सी परचेस किस किस ब्रांच में कितनी हुई हुई है। अब यहाँ पे अगर मुझे ब्रांच सेलेक्ट करनी, मान लो P1 का रिकॉर्ड देखना है तो P1 का रिकॉर्ड आ गया। ये P1 का प्रॉफिट लॉस आ गया, टोटल परचेस कितनी थी, टोटल सेल्स कितनी है और यहाँ पे वापस इसका स्टॉक कितना है। अब यहाँ पे मैं P2 P3 करके देखूंगा तो P3 के ट्रांजेक्शन आ जाएंगे और उसका प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है ये सब बता दिया। इसका भी आपको वर्टिकल देखना है तो वर्टिकल ऑप्शंस भी है। ये देखो आपका वर्टिकल ऑप्शन पूरा आ चुका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन वगैरह सब इसमें बराबर बताएगा जिसका जिस ब्रांच का जितना है, और पूरा प्रॉफिट और लॉस इसमें कंप्लीट आ जाएगा। अब आता है ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस में मान लो मैंने P1 का ट्रायल बैलेंस किया है तो P1 का ट्रायल बैलेंस देखो पूरे P1 के ट्रांजेक्शन बताएगा और उसका पूरा फिगर यहाँ पे सामने आपके ला के दे दिया है कि कितना इसका ट्रांजेक्शन इस ब्रांच का है और उसके ओपनिंग बैलेंस आ जाए। किसी पे भी आप जाके एंटर प्रेस करोगे उसके पूरे ट्रांजेक्शन आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे जैसे मैंने ABCD पार्टी को किया, यहाँ पे जाएंगे वापस इसका पूरा ट्रांजेक्शन बताएगा। XYZ पार्टी के बजाय उसके अंदर जाएंगे पूरा ट्रांजेक्शन बता देगा। तो इस तरह से आपके सामने ब्रांच वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस सब कुछ एकदम परफेक्टली आ रहा है। इसके बाद में अगर आप इसको कॉलमनर करना चाहते हो तो कॉलमनर भी आपके परफेक्टली आएगा। जैसे मान लो ये रिपोर्ट है, आपको उसमें कॉलमनर करना है तो यहाँ पे कॉलमनर जाके और मंथली या ईयरली जो भी आपको करना आप कर सकते हो, वो कॉलमनर फॉर्मेट में भी आपके बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं, ये तो हो गया। अब इसमें लेजर आउट लेजर स्टेटमेंट में या लेजर आउटसोर्स में जैसे मैंने ABCD का किया, अभी ये सारे के सारे मैं सारे इसमें मैंने अगर कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस कर दिया तो देखो P1 और P3 के बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये टोटल 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है जो टोटल ब्रांचों का है और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ तो जैसे P1 और P3 और के दोनों के ट्रांजेक्शन बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, मान लो मैंने P1 का देखना है तो देखो ऑटोमेटिक ओपनिंग बैलेंस चेंज हो गया, ट्रांजेक्शन वही बताएगा जो कि P1 से रिलेटेड है। आपके यहाँ पे 21,000, 1,70,000, 2,40,000 इस तरह से पूरा ट्रांजेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने फिल्टर दिया हुआ, उस फिल्टर से आपकी पूरी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ब्रांच वाइज हो गई है। अब मान लो मुझे P3 के ट्रांजेक्शन देखने तो P3 का ट्रांजेक्शन आ गया, P3 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अभी इसकी मुझे आउटस्टैंडिंग देखने तो बिल वाइज में जाएंगे। यहाँ आपके सामने देखो कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन यस कर दिया। ये देखो सारे ट्रांजेक्शन बता रहा है P1 P2 P3 किसके, ABCD पार्टी के इतनी सारी ब्रांचों के अलग अलग ट्रांजेक्शन है। अब मान लो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया कि मुझे P3 का देखना है तो ये P3 के 3 बिल यहाँ पे सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी मुझे P1 की आउटस्टैंडिंग देखनी है, P1 ब्रांच की आउटस्टैंडिंग आ गई। तो आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग भी बराबर मेंटेन हो चुकी है। इसके बाद में अगर हम देखना चाहें आउटस्टैंडिंग को, अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में अगर मैं रिसीवेबल की रिपोर्ट्स में जाता हूँ तो वापस यहाँ पे भी वही चीज है। देखो आपके सामने सारी ब्रांचें आ गई है। अब मुझे पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच का फिल्टर लगाना है, मैं जैसे उसका फिल्टर लगाऊंगा वैसे भी आ जाएगा। और इसके अंदर दूसरी खास बात यह है कि आप ऐसे भी देख सकते हो और लेजर बिल वाइज किया, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एनी कर दिया। देखो लेजर बिल वाइज करते हैं, देखो ABCD पार्टी का ही है। ABCD पार्टी में P3 P2 P1 और P3 अलग अलग ब्रांच वाइज देखो इसमें पूरे बिल आ गए। P3 के 2 बिल है, P2 ब्रांच का 1 बिल है, P1 ब्रांच के 3 बिल है। अब मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना मान लो P3 का, तो P3 का जैसे लगाऊंगा तो मुझे P3 की आउटस्टैंडिंग लेजर वाइज भी आ जाएगी, पार्टी वाइज लेजर वाइज भी पूरी आउटस्टैंडिंग हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगी। इसी तरह से पेबल रिपोर्ट में जाओ, लेजर बिल वाइज करो, आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को इनेबल करो तो यहाँ पे आपके फिल्टर भी लगा सकते हो और आपको पूरा रिपोर्ट परफेक्टली नजर आ जाएगा। ये फिल्टर लगाया आ गया।
आप मान लो आप ग्रुप में जाते हो, सेंडी क्रेडिटर्स किया, सेंडी डेप्टर्स या क्रेडिटर्स कुछ भी किया, यहाँ पे आपने लेजर बिल वाइज किया, वापस इस ऑप्शन को यस किया, कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को, आपकी सारी ब्रांचें आ गई, जिसका भी फिल्टर लगाओगे आपकी वो रिपोर्ट सामने दिखा देगा। जैसे मैंने P1 किया तो P1 का आ गया। तो हर तरह से आपको फिल्टर दिया हुआ है, आप उसकी पूरी आउटस्टैंडिंग को देख सकते हो। ये वाला मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो इस फीचर्स में आपको ये सारी आ गई। अब कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट जो आपकी टैली में डिफॉल्ट दी हुई है, उसका भी ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे बराबर दिया हुआ है। जैसे मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया तो कैटेगरी की सारी रिपोर्टें यहाँ पे मेरे सामने रिफ्लेक्ट कर दी, जो जो भी ट्रांजेक्शन है इसके अंदर आ चुके हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हम कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप पे जाते हैं। ये P1 का मैंने ब्रेकअप लिया, ये P1 के सारे ट्रांजेक्शन देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो एबीसी कैपिटल का ये P1 का पूरा, जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस बताया था वैसे का वैसे ये देखो पूरा P1 ब्रांच का पूरा जो भी जिस जिस लेजर में P1 ब्रांच की एंट्री की हुई है वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं और उनका क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है। इसी तरह से P2 का लेंगे तो ये P2 का पूरा बता चुका है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। P3 में P3 का पूरा बता दिया। तो पूरे पूरे ट्रांजेक्शन आपके इसमें रिफ्लेक्ट करेंगे। अब मान लो लेजर ब्रेकअप पे जाते हैं, मान लो एबीसी कैपिटल अकाउंट लिया, तो देखो ये P1 P3 और P2 के अंदर क्या क्या था पूरा बता दिया। अभी इस पार्टी का लिया तो ये देखो P1 P2 और P3 ब्रांच के अंदर इस पर्टिकुलर पार्टी का एबीसीडी पार्टी का क्या क्या ट्रांजेक्शन है इसने पूरा ब्रेकअप बता दिया। तो आप कॉस्ट सेंटर वाइज जितनी भी ब्रेकअप रिपोर्ट है उसके अंदर आप जाके देखोगे तो पूरा बता देगा। जैसे अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, अभी मैं करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स लेता हूँ, तो करंट एसेट्स के अंदर किसका क्या क्या ट्रांजेक्शन है उस ग्रुप वाइज भी आपको पूरा मिल जाएगा। तो जितने भी ब्रेकअप आपको दिया, चाहे ग्रुप वाइज है, लेजर वाइज है, कॉस्ट सेंटर वाइज है, कैटेगरी वाइज है, सारे ब्रेकअप आपके बराबर वर्क करेंगे और पूरा कॉस्ट सेंटर वाइज ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बराबर मेंटेन होगा। यहाँ ये चीज करने के बाद में अब बात आती है कि अब ये सारा हमने पूरे साल का अकाउंट मेंटेन कर लिया। अब अगर हम कंपनी स्प्लिट करते हैं तो क्या होगा। तो अब हमें कंपनी स्प्लिट करनी है, तो कंपनी स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले तो ये निश्चित कर लीजिए कि आपने सब कुछ बराबर अकाउंटिंग मेंटेन कर रखा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सब एकदम परफेक्टली है, कोई बैलेंसेस में फर्क नहीं है। ये सारी चीजें एक बार क्रॉस चेक करने के बाद में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के लिए आप अल्टर बाई यहाँ पे जाइए, स्प्लिट में जाइए, यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, तो मैं यहाँ पे 1/4/25 का टाइम पीरियड दे देता हूँ इस कंपनी को स्प्लिट करने के लिए। यहाँ मैं कंपनी को स्प्लिट कर रहा हूँ, ये कंपनी अब स्प्लिट होने जा रही है। अब स्प्लिट करने के दौरान प्रोसेस ये होता है कि जो भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस थे जिनके अंदर बिल रेफरेंसेस डाला हुआ था, जिसके अंदर कॉस्ट सेंटर एलोकेट किया हुआ था, वो ऑटोमेटिकली आपके वहां पे रिफ्लेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे एक फर्म को मैं बंद कर देता हूँ। अब देखो ये वाली फर्म मैं बंद कर देता हूँ। अब दो फर्म बनी है, एक 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 तक, और 1/4/2025 है। 1/4/2025 वाली फर्म के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन अभी मैं उसकी बैलेंस शीट खोल के बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैं शो कॉस्ट सेंटर कर देता हूँ, ये सारे ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं 1/4/2025 वाली फर्म के, सारे के सारे बैलेंस आपके बराबर आ रहे हैं, देख लीजिए। और जो बैलेंसेस यहाँ पे दिखा रहा है वो वहां पे उनकी क्लोजिंग होगी। ये देखिए यहाँ पे आपको देखोगे तो ये मेरी फर्स्ट बैलेंस शीट है, चॉइस वाली बैलेंस शीट के ये सारे क्लोजिंग फिगर है। चॉइस वाली बैलेंस शीट के क्लोजिंग फिगर 25 वाली बैलेंस शीट के ओपनिंग फिगर बन चुके हैं, सारा बैलेंस आपके कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। कोई बैलेंस आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि आपके होना चाहिए और नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर जो आ रही है वो क्यों आपके यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होकर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड बता रहा है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे P1 ब्रांच करता हूँ, तो ये P1 ब्रांच का मेरा 1/4/25 की ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये मेरी 1/4/24 की ओपनिंग बैलेंस शीट है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आपके बराबर फिगर के साथ में आ रही है। टाइम पीरियड मैं दे देता हूँ इसमें। सबसे पहले 24-25 की बैलेंस शीट चलते हैं, P1 ब्रांच, और सॉरी मैं उस प्रोसेस को किया नहीं, यहाँ पे आपने स्प्लिट कर दिया है मेरे को यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे आपको जाना है बिल वाइज डिटेल के अंदर। बिल वाइज डिटेल के अंदर आउटस्टैंडिंग में जाना है सबसे पहले। यहाँ मैं आउटस्टैंडिंग में जाता हूँ, सबसे पहले मैं रिसीवेबल की रिपोर्ट खोलता हूँ, 1/4/25 से 31/3/26 तक कर लेते हैं। ये जो बैलेंस शीट है इसके अंदर देखिए फिगर बराबर आएंगे, क्योंकि अभी मेरे को एक प्रोसेस और करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि
स्प्लिट किया, स्प्लिट करने पे मैंने आपको बोला था कि स्प्लिट करने के बाद में आपकी जो बैलेंस शीट के अंदर जो भी पार्टी है, डेब्टर या क्रेडिटर, उनके जितने भी बिल्स है, उनके जो सारे बैलेंस है वो ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन को यस कर दिया है। ये 24-25 नहीं 25-26 वाली बैलेंस शीट है, इसके अंदर सारे बैलेंसेस बराबर आ रहे हैं। अभी मैं 24-25 की बैलेंस शीट करूंगा तो वो भी देखो बराबर आ रही है, दोनों बैलेंस शीट देख ली, सॉरी आउटस्टैंडिंग लिस्ट दोनों की बराबर आ रही है। यहाँ पे देखोगे तो ये 24-25 वाली नहीं 25-26 वाली है, और ये 24-25 वाली है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बैलेंस शीट के क्लोजिंग फिगर और फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ओपनिंग फिगर दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आपके ये सारे फिगर बराबर है। ये ओपनिंग अमाउंट वाला ऑप्शन मैं यस कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट आपके, सॉरी आउटस्टैंडिंग आपके बराबर आ रही है। दोनों के आउटस्टैंडिंग अगर आप देखोगे तो बराबर आ रही है, सारे ट्रांजेक्शन आपके बराबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये बैलेंसेस आपकी कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं जो कि बिल टू बिल मेंटेन किए हुए थे। इसके अलावा अब बाकी के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना है, वो तो फर्स्ट स्टेप आपको कंपनी को स्प्लिट कर देना है। कंपनी स्प्लिट करने के बाद में आपके जो भी बिल टू बिल मेंटेन किए हुए हैं वो कॉस्ट सेंटर बराबर मेंटेन हो जाएंगे और वो एकदम परफेक्टली आएंगे, कहीं पे भी उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। आप आउटस्टैंडिंग खोल के किसी की भी देख लीजिए, आपकी आउटस्टैंडिंग परफेक्ट आएगी। जैसे ये सेंडी क्रेडिटर्स किया, अब यहाँ पे भी सेंडी ये वाली फर्म है, इसके अंदर देखिए 3,36,000 2,40,000 आ रहा है। इस वाली फर्म में भी 3,36,000 2,40,000 आ रहा है। इसको मैंने लेजर बिल वाइज किया और ये यस किया, तो देखो यहाँ पे ये बराबर फिगर आ रहे हैं और यहाँ पे भी ये बराबर फिगर आ रहे हैं। तो ये सारे फिगर बराबर आ गए। अब हम चलते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस जो है बिल वाइज बिल मेंटेन किए वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गए, लेकिन बाकी जो बैलेंस शीट के है जैसे कि कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उनके अंदर तो बिल टू बिल मेंटेन करते नहीं है। तो उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको वापस अल्टर वाई में ही जाना है। ये दोनों कंपनी ओपन है, कंपनी ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर पे जाना है। यहाँ पे देखो पहली पुरानी वाली फर्म सेलेक्ट करनी है, नई वाली फर्म सेलेक्ट करनी है। और पुरानी वाली फर्म की क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च 2025। तो यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करके इसको यस कर देना है। जैसे आप यस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो 24-25 वाली फर्म है उसके क्लोजिंग बैलेंस 25-26 वाली फर्म के ओपनिंग बैलेंस में ऑटोमेटिक कॉस्ट सेंटर वाइज कन्वर्ट हो जाएंगे और उनका अपडेट हो जाएगा। अब अगर हम जाके देखेंगे जो मैं पहले बता रहा था आपको, वो प्रोसेस आपको एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये P1 की ब्रांच जो है 24-25 वाली फर्म की है और ये 24-25 वाली फर्म की है, दोनों के बैलेंसेस अब बराबर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3,99,200, यहाँ 21,000 और यहाँ 3 लाख, और यहाँ पे देखो वापस 3,99,200, 21,000 और 3 लाख। अब आप कहोगे कि साहब ये प्रॉफिट एंड लॉस का 78,200 तो वहां पे आया नहीं। तो हमें ये चीज करनी है कि जब भी हम कंपनी स्प्लिट करते हैं उससे पहले हमारा प्रॉफिट हमको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे तो वो बराबर आपके एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करेगा, पर हमने अभी ये किया नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता दिया। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज बराबर आ गई। अब यहाँ पे मैं ब्रांच चेंज करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे P2 करता हूँ तो ये P2 के फिगर आ गए 24-25 वाली फर्म के, और ये देखो 25-26 वाली फर्म के, सबके फिगर बराबर है। अभी मैं ब्रांच वापस चेंज करके P3 करता हूँ तो 25-26 की ब्रांच के अंदर ये P3 का फिगर आ गया है, और वापस ये 24-25 की ब्रांच में देखो P3 का फिगर आ गया। सबके फिगर बराबर आ रहे हैं, सभी बैलेंसेस बराबर कैरी फॉरवर्ड हो गए। तो स्प्लिट करने के बाद में जो आपके ओपनिंग बैलेंस के बिल रेफरेंसेस है वो तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, उनकी कॉस्ट सेंटर और ब्रांच ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। और बाकी के जो भी बैलेंस शीट के जो लेजर है उनके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे जाके ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर में इस ऑप्शन को इनेबल करके आपको सारे बैलेंस ट्रांसफर कर देने हैं। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट जो है अगर आप स्प्लिट करते हो तो भी बराबर मेंटेन हो जाएगी, और कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग आपकी सारी ब्रांचों की पूरे फिगर के साथ बराबर मेंटेन होगी, कहीं पे भी 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।